Hello students, myself Anmol Jain from ABS Engineering College, Department of Computer Science. So, next topic that I am going to discuss the concept of the symbol table. I hope that all you have know the concept of the symbol table, but today I will discuss that how it is used by the compiler for in the different phases, right. So, let us see that number 1 symbol table, it is an important data structure created and maintained by the compiler in order to keep tracks of semantics of variables, that is it stores information about scope and binding, information about names, about instances of various entities such as variables, function names, classes, objects etc. जैसे ही आपका सिंबल टेबल की बात आती है तो सिंबल टेबल में एंट्री होती है, जैसे ही आपका कोई फर्स्ट स्टेटमेंट कंपाइलर पढ़ता है ऑटोमेटिकली इट जनरेट्स और इट जनरेट्स ए नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ए सिंबल टेबल. दिस सिंबल टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. वो इंफॉर्मेशन किस टाइप की है, वेरिएबल्स का नाम क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसका साइज़ क्या है एंड सो ऑन. नेक्स्ट, it is built in lexical and syntax analysis phase. symbol table कब बनती है, just the initial phase of the compiler, lexical phase and syntax analysis phase में. Next, the information is collected by the analysis phase of compiler and is used, स्टोर कहाँ पर हो जाती है आपकी लेक्सिकल फेज में और सिंटेक्स एनालिसिस फेज में, बट इट इज़ यूज्ड बाय द सिंथेसिस फेज ऑफ कंपाइलर टू जनरेट द कोड. सो वन इज द क्रिएशन एंड सेकंड इज द यूज. क्रिएशन कहाँ होता है, लेक्सिकल और सिंटेक्स में, और उसका यूज क्या होता है, रेस्ट ऑफ द फेजेस में. इट इज़ यूज्ड बाय कंपाइलर टू अचीव कंपाइल टाइम इफिशिएंसी. कंपाइल टाइम इफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएबल्स, फंक्शन नेम्स दैट कैन बी यूज्ड बाय द होल कोड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम टू टाइम, राइट. सिंबल टेबल इज यूज्ड बाय वेरियस फेजेस ऑफ कंपाइलर एज फॉलोज. नंबर 1, लेक्सिकल एनालिसिस में क्या होता है, इट क्रिएट्स न्यू टेबल एंट्रीज. इट्स टाइम पे क्या होता है, अभी आपका क्रिएशन चल रहा है, creates new table entries in the table, for example like entries about tokens. आपके प्रोग्रामिंग में आपके जो प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स हैं उसमें कौन कौन से टोकन्स हैं वो सारी चीज़ें स्टोर होती हैं. टोकन नेम, टोकन टाइप, टोकन वैल्यू, ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं. सेकंड फेज क्या है आपका, सिंटैक्स एनालिसिस फेज. सिंटैक्स एनालिसिस फेज इट एड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एट्रीब्यूट टाइप, स्कोप, डायमेंशन, लाइन ऑफ रेफरेंस एटसेट्रा. सिंटेक्स एनालिसिस में हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्राम का सिंटेक्स चेक करते हैं. सिंटेक्स चेक करने के लिए मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. मेरे पास कोई भी डेटा टाइप है तो उसका टाइप, डेटा टाइप पता होना चाहिए. कोई वेरिएबल है तो उसका डेटा टाइप पता होना चाहिए. किस वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक है वो पता होना चाहिए. उनकी डायमेंशंस क्या हैं वो पता होना चाहिए. एंड द लाइन ऑफ रेफरेंस, दिस मीन उसके कनेक्शंस कहाँ पर है, पॉइंटर्स कहाँ कहाँ पर है. Next is the semantic analysis phase. Now the semantic analysis phase comes which uses all the entries of the symbol table. जो lexical analysis और syntax analysis phase में डेटा एंट्री हुई है अभी तक symbol table के अंदर, वो उसको यूज़ करने का टाइम है. So semantic analysis use available information in the table to check for semantics to verify that expression and assignments are semantically correct. Semantically correct means it is checking the type checking. ये क्या चेक कर रहा है, टाइप चेकिंग. टाइप चेकिंग मीन्स सपोज ए वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज int a, कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया int a, बट आफ्टर सर्टेन स्टेटमेंट यू आर राइटिंग 3.14. ए में क्या असाइन कर रहे हो आप, 3.14. सो टाइप चेकिंग में क्या करेगा, ए जो वेरिएबल है वो मेरा इंटीजर टाइप का है तो इसके अंदर मैं फ्लोट वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता, असाइन नहीं कर सकता. सो इट विल बी चेक्ड बाय व्हाट, इट विल बी चेक्ड बाय द
सीमेंटिक एनालिसिस। लेकिन सीमेंटिक एनालिसिस कैसे पता करेगा? सीमेंटिक एनालिसिस पता करेगा सिंबल टेबल से जाके। सिंबल टेबल में जाके क्या पता करेगा कि जो एक वेरिएबल ए है उसका डेटा टाइप क्या है। अगर उसने देखा वहाँ पर उसका डेटा टाइप इंटीजर टाइप है तो उसको पता चल जाएगा सीमेंटिक एनालिसिस पर दैट दिस असाइनमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, नेक्स्ट फेज क्या है आपका? इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इट रेफर्स सिंबल टेबल फॉर नोइंग हाउ मच एंड व्हाट टाइप ऑफ रन टाइम स्पेस इज एलोकेटेड। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन को क्या चाहिए? डेटा टाइप क्या है, उसके लिए कितना स्पेस चाहिए। ये जानकारी कहाँ से मिलेगी इसको? सिंबल टेबल से। नेक्स्ट, कोड ऑप्टिमाइजेशन। इट यूजेस इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द सिंबल टेबल फॉर मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट, target code generation. It generates code by using address information of identifier present in the table. उसकी एड्रेस इंफॉर्मेशन, कौन सा वेरिएबल है, कहाँ पर डिफाइन किया गया है, उसका एड्रेस क्या है, दिस इंफॉर्मेशन इज यूज बाय द टारगेट कोड जनरेशन। दैट मीन्स सिंबल टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर और द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन which is created at the time of lexical analysis or syntax analysis phase, but it is used by all the other phases for different purpose. एक टर्म देखा था मैंने सिंबल टेबल में दैट इट स्टोर्स द स्कोप इंफॉर्मेशन। स्कोप किस चीज़ का? स्कोप, स्कोप ऑफ द फंक्शन, स्कोप ऑफ द वेरिएबल। किसका स्कोप, किस वेरिएबल का स्कोप किस ब्लॉक के अंदर है, कहाँ तक है, राइट। सो हाउ वी कैन डिफाइन द वर्ड स्कोप? every name possesses a region of validity within source program that is called the scope of that name. किसी भी प्रोग्राम में एक वेरिएबल डिफाइन किया है, उस वेरिएबल की एक लिमिट होती है, उसकी वैल्यू वहाँ तक असाइन होती है, उसकी वैल्यू वहाँ से यूज़ की जा सकती है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स रीजन, दैट इज़ कॉल्ड इट्स रीजन। और उस रीजन को मैं क्या कहता हूँ? उस वेरिएबल का स्कोप है। So, scope rules in a block structured language is as follows. Block structured language means एक ब्लॉक के अंदर ब्लॉक है, उसके अंदर आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हो, तो किस वेरिएबल का स्कोप किस ब्लॉक तक है, इसके कुछ रूल्स हैं। सो फर्स्ट रूल इज ए नेम डिक्लेयर्ड विद इन ए ब्लॉक बी इज वैलिड ओनली विद इन बी। आपने एक ब्लॉक बनाया बी ब्लॉक और उसके अंदर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया int a. So a name declared within a block B is valid only within B. अगर ये ब्लॉक B के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है then this A is having its scope only within this block B. Second rule क्या कहता है? If a block B1 is nested within B2, अगर कोई एक नेस्टेड ब्लॉक है, B2 ब्लॉक है, उसके अंदर एक B1 ब्लॉक है, B2 के अंदर क्या है? एक B1 ब्लॉक है, एंड सपोज आई डिक्लेयर ए वेरिएबल हियर int a. If a block B1 is nested within B2, then any name that is valid for B2 is also valid for B1. That means अगर B2 के अंदर ये इंटीजर वेरिएबल है तो ये वेरिएबल जो है आपका ब्लॉक B1 के लिए भी एलिजिबल है, B1 में भी इसका स्कोप है। दैट मीन्स B1 ब्लॉक जो है B2 ब्लॉक के वेरिएबल को यूज कर सकता है, राइट। नेक्स्ट, टेबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्टैक and each table contains the list of name and their associated attributes. We will see here, whenever a new block is entered onto the stack, the new table holds the name that is declared as local to this block. Now, we will discuss these 2 points with the help of an example. For example, I am having this program code which contains int x, one function void f that contains one variable int m. It starts float x comma y and there is a nest
nested that contains int I comma j, then this is closed. One more function that is int g, it contains one variable int n and one variable boolean type t. So, here we what see that we are having three parts, one is integer x, second is function void f and third is function g. दो फंक्शन है f और g और एक वेरिएबल है x. So, how its scope is represented in symbol table form. So, first we create a global symbol table. कौन कौन से वेरिएबल से ग्लोबल वेरिएबल्स हैं. So, what I see here that x is my global variable, function f is my global variable, function is also type of variable, g is my global variable. You can see here, just I have draw the lines. This is my global variable int x, function f is global variable, that means it can be called anywhere, function g is global. So, first I represent these global variables, its type, x क्या है, that is a variable, f क्या है, एक function है, g क्या है, एक function है, variable किस टाइप का है, integer टाइप का है, function b का return टाइप क्या है, void है और function g जो है उसका return टाइप क्या है, integer है, int. So, this is called my global symbol table, this is my global symbol table. Now this function f contains again a number of nested blocks. So, first symbol table for f is that it contains parameter m, then x y, then I j. So, let us see that how I will represent here. M, this is a parameter and its return type is int. X, this is a variable, its return type is int. Y variable, its return is int. So, m क्या है, मेरा पैरामीटर है, int टाइप का है, x भी वेरिएबल है, int टाइप का है, y वेरिएबल है, वो भी कैसा है आपका int टाइप का है. उसके बाद जो अंदर आते हैं हम nested, again we find two variables I and j. I and j means float के अंदर जो मेरा है, this is my inside this block, ये मेरा जो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ से, this is inside, that means it is having a different symbol table for it. So, this is the next level of symbol table, that is I, this is a variable, it is integer, variable, integer. Similarly, for the function g, we have only single variable n, parameter type, its return is int, t variable and its type is boolean. So, similarly, this is the way to represent the scope information of with the help of symbol table. That means, this global table contains this symbol table for the f, this global table contains the symbol table of g, f के अंदर कौन सी है आपकी I और j की symbol table है. So, any variable defined here can be used inside this block, inside these blocks, right. इस टेबल के अंदर ये वेरिएबल्स, इस टेबल के वेरिएबल्स इस ब्लॉक के अंदर यूज़ हो सकते हैं. जो मैंने कहा ना कि ब्लॉक B2 और B1 अगर नेस्टेड हैं तो ब्लॉक B2 के जो वेरिएबल्स हैं वो B1 यूज़ कर सकता है. दैट मीन्स B2 ब्लॉक के वेरिएबल्स का स्कोप B1 ब्लॉक तक रहता है. सो टाइप ऑफ स्कोप, अभी बात होगी स्कोप की. नाउ देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ स्कोप, वन इज द स्टैटिक स्कोप and second is the dynamic scope. So, first we will see the concept of the static scope. Static scope is defined as, this is a global identifier. Static scope किसके साथ है, attached है, it is attached with the global identifier, it is attached with the global identifiers. A global identifier refers to the identifier with that name that is declared in the closest, and closing scope of programming text.
Second, it uses the static relationship between blocks in the program. I will discuss or I will explain the concept of the static scope with the help of an example. Second, let us first see the value of definition of the dynamic scope. Dynamic scope क्या कहता है? A global identifier refers to the identifier associated with the most recent activation record. Important keyword is most recent activation record. It uses actual sequence of calls that are executed in the dynamic, right. Let us see with the help of an example. But before going to the example, again I repeat, in static scope में क्या है? Identifier with that name that is declared in the closest and closing scope, and in dynamic scope recent activation record. So, for example, I am having this program code where int a equals to 10, right. Then I am having the function 1 f1 fun1, and this fun1 is declared as having single variable int b, printf %d a into b, and this function is closed here. Then we are having second function fun2 that is having a variable int a equals to 20, and this fun2 is calling fun1. fun2 के अंदर function 2 के अंदर कौन सा function कॉल हो रहा है? function 1, right. Next, the next on the last is the main function, and this main function is calling the function 2. So, program execution always start with main function. ये हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका मेन फंक्शन से. मेन फंक्शन से ये स्टार्ट हुआ, एंड सपोज आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम इन स्टैटिक स्कोप मोड. Then what will be the output of this printf? What will be the output of this printf? So, अगर आप printf स्टेटमेंट में देखें, मैंने क्या यूज़ किया? printf %d a into b, लेकिन इस फंक्शन के अंदर a कहीं भी डिक्लेयर्ड नहीं है, इस फंक्शन के अंदर कहीं भी डिक्लेयर्ड नहीं है. सो इस टाइप के वेरिएबल्स को मैं क्या बोलता हूँ? दिस इज अ फ्री वेरिएबल बिकॉज इट इज़ नॉट डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन. So, let us see how the execution will occur. Fun2, so it will move to the function 2. कहाँ पहुँच गया आपका कॉलिंग? फंक्शन 2 के पास. int a इक्वल्स टू 20, a की वैल्यू क्या हो गई? 20. फंक्शन 1 इक्वल्स टू फंक्शन 1 पैरामीटर कौन सा पास किया? 30. तो ये कहाँ ले जाएगा आपका? फंक्शन 1 के पास. फंक्शन 1 में b की वैल्यू क्या होगी आपकी? 30, क्योंकि पैरामीटर कौन सा है आपका? 30, राइट. printf %d a into b. So, what will be the value of a into b here? If it is in static scope, then the value of a is decided by, then the value of a will be decided by declared in the closest and closing scope. closest and closing scope, a की वैल्यू कौन सी होगी? दैट विल बी वेरी क्लोजेस्ट टू इट. सो विच इज द क्लोजेस्ट टू इट? जैसे ही मेरे को a की वैल्यू पता करनी है, आई विल कम आउट फ्रॉम द लूप एंड आई फाइंड दैट int a equals to 10. This is the closest. This is the closest. If it is the closest, then a equals to 10, b equals to 30, and the value will be a into b, that is 10 into 30 equals to 300. So, in case of static scope, the value of printf will be 10 into 30, that is 300. But in the same time, suppose
I say that derive this or execute this program in the manner of dynamic scope. Now, I will see the definition of the dynamic scope. अब मुझे किस में रन कराना है? Dynamic scope. Now, I will come to the definition of the dynamic scope, right. What the dynamic scope says, that a global identifier refers to the identifier associated with the most recent activation record. Most recent activation record में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू क्या है, that will be counted, that will be given for the execution. So, let us see here again, program execution will start from the main function 2 की कॉल हुई, then it will transfer to the execution to function 2, then int a equals to 20. So, function 2 में क्या हो गया, a equals to 20. स्टार्टिंग में अगर मैं देखूं जो वेरिएबल a था आपका, उसकी वैल्यू क्या थी 10, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आया डायनेमिक केस में, बिकॉज डायनेमिक की केस में क्या है, आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो रही है, दैट इज a equals to 20. So, what will be the value in case of dynamic now? So, in case of dynamic scope, the value of a is that is in the recent activation record, that is in the recent activation record, और recent activation record में a की वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी 20. So, int a equals to 20 fun 130, ये कहाँ ले जाएगा इसको, फंक्शन 1 में, फंक्शन 1 b इक्वल्स टू 30 हो गया, a इक्वल्स टू रिसेंट एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग b की वैल्यू a की वैल्यू क्या हो गई 20. सो 20 into 30 that is equals to 600. So, the output will be of 600. I take one more example, int r equals to 5, एक वेरिएबल है r, इसकी वैल्यू क्या दी आपको 5, एक फंक्शन है आपका void show, एक फंक्शन है आपका void small, और एक मेन फंक्शन है जिसके अंदर show और small दोनों फंक्शन को मैंने कॉल किया. सो प्रोग्रामिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, मेन फंक्शन से. मेन ने किसको कॉल किया, शो को. मैं फिर से स्टैटिक की बात कर रहा हूँ, सपोज इट इज इन स्टैटिक स्कोप. सो व्हाट विल बी द आउटपुट, शो को मैंने किसके हिसाब से कॉल किया, स्टैटिक मोड में शो की कॉल हुई, देन कहाँ पहुँच जाएगा एग्जीक्यूशन आपका, void show printf %d r. So, what will the value of r here? स्टैटिक स्कोप के हिसाब से कहाँ आएंगे हम, declared in the closest enclosing scope. So, which one is the closest? So, which one is the closest? Come out from this block, and which is the closest, that is int r equals to 5. So, r equals to 5, that is the closest, that will be print. Next कॉल होगी, then small, then function call will be here, int r equals to 20 show. So, r की वैल्यू 20 होगी या नहीं होगी स्टैटिक के हिसाब से, the value of r will be updated or not in case of static. In case of static, the value of r will not be updated. So, it will execute the show. शो क्या करेगा, आपको फिर से कहाँ ले जाएगा, and again it will print the value of r as 5. So, in case of static, the value will be 5 and 5. Similarly, suppose I say that execute this expression in the form of dynamic scope. Again the program will execute from the main, it will call show,
शो के पास जाएगा, printf d, printf %d r. So what will be the value of r here? In this case the value of r is r equals to 5, right? कोई problem नहीं, but when it will call next function that is small, small को कॉल किया, ट्रांसफ़र कहाँ हो गया, फंक्शन स्मॉल के पास. जैसे ही स्मॉल के अंदर आया int r इक्वल्स टू 20, डायनेमिक है तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड अपडेट होगा और रिसेंटली एक्टिवेशन रिकॉर्ड की वैल्यू यूज़ होगी. सो r इक्वल्स टू 20, r की वैल्यू क्या हो गई है आपकी 20. शो r की वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी 20. सो इट विल प्रिंट 20. सो इन केस ऑफ डायनेमिक स्कोप it will print 5 and 20. So basically these are the cases how we use the static scope and dynamic scope. So you should be very clear about the definition of the static scope and the dynamic scope. I just repeat one sentence again, that in static scope a global identifier refers to the identifier with that name that is declared in the closest and closing scope, closest and closing scope, while in dynamic scope we use the value of the recent activation record. So basically you should learn these two lines for solving the questions of scope, static scope and dynamic scope. Thank you. So if you find any problem, you can reach to me at anmol.jain@abes.ac.in. Thank you.